नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी है जरूरी। वातावरण में नमी के कारण मुर्गियों में बढ़ सकता है रोग का खतरा। पानी की बर्बादी से बचने के लिए टपक प्रणाली, किसान भाई करे सिंचाई। प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इस योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को केवाईसी कराना आवश्यक हो गया है। दरअसल केवाईसी कराने के पीछे सरकार का मकसद है कि सही किसानों की पहचान कर पैसा उनके खातों तक पहुँचाया जा सके। केवाईसी कराने के लिए किसान भाई पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करा सकते हैं या फिर नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। मुर्गी पालन आमदनी का एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन कभी कभी मुर्गियों में होने वाली बीमारी के कारण मुर्गी पालकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी ही एक बीमारी है कॉक्सीडिया, जो वातावरण में नमी के कारण मुर्गियों में होता है। इसीलिए जरूरी है मुर्गी पालन सुरक्षित तरीके से की जाए। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में मुर्गियों के सही रखरखाव एवं उनकी देखभाल बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अगर सही तरीके से देखभाल नहीं की गई तो मुर्गी पालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं उस स्थान पर नमी नहीं हो, जिससे मुर्गियों में कॉक्सीडिया बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फ्लॉक में मृत्यु दर की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए मुर्गी पालक मुर्गियों के रखने के स्थान पर चूने का छिड़काव अवश्य करें। इसके अलावा मुर्गी पालक ये भी ध्यान दें कि मुर्गियों को दिए जाने वाले फीड में नमी बिल्कुल भी ना हो। किसान भाइयों, खेती में सबसे अधिक पानी की खपत होती है, जबकि पानी को बचाना आज सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के विकसित हो जाने से आप कम पानी में भी पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से सिंचाई एक ऐसी ही प्रणाली है। ड्रिप सिंचाई पद्धति फसल उत्पादन में खासकर फल और सब्जी के लिए सिंचाई की कारगर पद्धति है। दरअसल फल सब्जी में पूरे खेत को पटाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जड़ों को पानी मिल जाए तो पौधे खिल उठते हैं। पारंपरिक तौर पर सब्जी के खेतों में भी पूरे खेत में पटवन किया जाता था, लेकिन ड्रिप सिंचाई से पौधों की जड़ों तक ज़रूरत भर पानी ही पहुंचाया जा सकता है, जिससे पानी भी बचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। गर्मी के समय में किसान भाई एक दिन के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई अवश्य करें एवं ठंड के मौसम में एक सप्ताह के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत ही जरूरी है। यही वजह है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कम लागत और कम समय में अधिक उपज देने वाली फसल की किस्मों पर शोध करते रहते हैं। लतर वर्गीय सब्जी में कद्दू का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके उन्नत प्रभेदों में नरेंद्र रश्मि, काशी सिवानी, काशी गंगा प्रमुख है, जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से खेती और बागवानी के काम को आसान बनाने के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं और नई नई मशीनों का आविष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो 1 घंटे में 800 किलो मक्का के दाने निकाल सकती है। इसका प्रयोग कम जोत वाले किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सरकार की तरफ से इस यंत्र पर 50% तक का अनुदान भी है। सफलता की कड़ी में आज जुड़ रहे हैं वैशाली जिले के फरीदपुर निवासी कृष्णदेव सिंह। कृष्णदेव ने अपनी पुश्तैनी जमीन में वैज्ञानिक तरीके से भिंडी की खेती करते हैं। कृष्णदेव बताते हैं कि वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर उच्च गुणवत्ता वाले भिंडी का उत्पादन होता है, जिससे भिंडी का बाजार मूल्य भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के बाकरगंज थोक अनाज मंडी में और जानते हैं अनाजों के ताज़ा भाव।
लोकल गेहूं 3300 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि अरवा चावल 4800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं भागलपुर बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में जमकर बारिश की स्थिति है। 16 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से अभी आपने खेती की तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ जाना मौसम का हाल और मंडी भाव। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पोषक अनाज हमारे स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर के निर्माण का आधार होता है। पोषक अनाज इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें ख़ास तौर पर मोटे अनाज ही आते हैं, जो कि पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। पोषक अनाज हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, एक प्रकृति का अनमोल उपहार ही है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब से हमारे पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना आई, उसके बाद से लोगों में जागरूकता आई कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाई जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जाए जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। मतलब कई चीज़ों की, कुछ रफ ऐसे फूड थे जिसको लोगों ने छोड़ रखा था, बिल्कुल जो पुराने फूड थे उसको छोड़ रखा था, फिर डाइवर्ट हुए, फिर पुराने खाने जो हमारे थे, पारंपरिक भोजन जो हमारे थे जिसको हमने छोड़ा था, फिर हम वहीं पहुंच रहे हैं। चूँकि उसमें पोषक तत्व की मात्रा भरपूर थी, तो निश्चित रूप से ये एक अनमोल उपहार था और है, प्रकृति के द्वारा दिया गया। पोषक तत्व, पोषक अनाज जो है किस तरह से प्रकृति का अनमोल उपहार है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रीता सिंह हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ के प्रधान हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पोषक अनाज प्रकृति का अनमोल उपहार, तो पोषक अनाज कौन कौन से हैं? पोषक अनाज की गुणवत्ता कैसे मापी जाती है? क्यों वो पोषक अनाज है? और पोषक अनाज को हम कितने श्रेणी में बांट सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत खुशी हुई। ये जो पूरा वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष का है, और किसान भाइयों के बीच इस विषय पर बोलने का मतलब प्रशिक्षण और अवेयर करने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 20 से 25 साल पहले ये मोटे अनाज, पोषक अनाज लिया जाता था, आज हम लोग उसको दोबारा किसानों के बीच ला रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि इन दिनों कोरोना बहुत कुछ हम लोगों को सिखा दिया, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज बदलते परिवेश में हम लोग देख रहे हैं
जैसे धान, गेहूँ, मैदे से बनी हुई चीज़ जैसे समोसा हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, मैगी, बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इम्यूनिटी सिस्टम की बात किया जाए वहाँ पूरे के पूरे ख़त्म हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल से बहुत लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर थी वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाए, और बहुत सारी बीमारियां आजकल जैसे है, हर एक घर में आपको मिल जाएंगे डायबिटीज़, ठीक है, कैंसर की बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर है और कॉन्स्टिपेशंस वगैरह, पेट से बहुत सारी संबंधित बीमारियां हैं, और दिनों पर दिनों देखिएगा कि आर्थराइटिस वगैरह, अस्थमा वगैरह। तो ये मजबूर कर दिया इतनी सारी बीमारियां। अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे स्ट्रॉन्ग बने, कैसे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हम अच्छा बनाएं, वो हम महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों। तो ये बता रहा है कि जो आज फास्ट फूड चली है, बनी हुई पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी वगैरह जो बड़ी फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं, तो मिलेट्स जो 20-25 साल पहले लेते थे वो पोषक से भरपूर है, इसलिए इसको सुपर फूड का भी नाम दिया गया है। अद्भुत अनाज भी कहते हैं इसको, और चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल, क्योंकि देख रहे होंगे कि मौसम जिस वे में बदल रहा है, बदलते परिवेश में, जहां हमारा धान, गेहूं, 1 केजी धान के लिए 4000 लीटर की पानी की आवश्यकता हो रही है, और दिनों पर दिनों जैसे खाद, पानी, बीमारियां से हमारे फसल ग्रसित हो रहे हैं, उत्पादन कम जा रहा है। ऐसे एडवर्स कंडीशन में हमारा मोटे अनाज, पोषक अनाज सरवाइव करता है। ना ही इसको खाद की ज़रूरत है, ना ही इसको बहुत फर्टाइल ज़मीन की ज़रूरत है, बहुत अनुपजाऊ ज़मीन में भी ये सरवाइव कर जाता है, और इसमें जो बीमारियां लगती हैं वो लगती ही नहीं हैं। तो कोई किसान क्यों ना कम से कम रिसोर्सेज में इसको ले। तो पहले लगता था कि हम उपजाएं और डिमांड नहीं है, लेकिन आज के बदलते परिवेश में जो कोरोना काल के बाद लोग इतना डिमांड किया है ये पोषक अनाज का, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब रोटी वगैरह, मिलेट्स, माइनर मिलेट्स भी ये खाना चाहता है, लेकिन बाज़ार में थोड़ा बहुत उपलब्ध है, वो भी बहुत हाई रेट पर। तो समस्या बाज़ार का नहीं है। तो किसान भाइयों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से अभी फार्मर्स फील्ड पर चीना लगा हुआ है, रागी का हम लोग अभी रोपनी करवाए हैं। तो मिलेट्स में, पोषक अनाज में, मोटे अनाज में 2 तरह के होते हैं, वो साइज़ के आकार पर है, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में ज्वार, बाजरा आता है हमारा। माइनर जैसा कि वर्ड है, छोटे आकार का, इसमें आ जाता है हमारा कुटकी, सावा, मड़ुआ, चीना। और मेजर से माइनर ज़्यादा पोषक तत्व है इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन तो काफ़ी भरपूर है। स्पेशली हम कहना चाहेंगे हमारा जो रागी है, ये सावा है और चीना है, ये सब में तो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व है। मतलब देखिए कि कितना तेजी से लोग बदलते हैं और बदलाव आया है समय में, कि हमारे यहाँ बिहार में 30-40 साल पहले गांव में जिनके यहाँ चावल भात बनता था, रोटी बनती थी, उनको सुखी संपन्न माना जाता था हमारे यहाँ। तो आज जिनके यहाँ मिलेट्स है, मतलब जो मड़ुए की रोटी खा रहे हैं एक टाइम दिन भर में, जिनके यहाँ चीना का भात बन रहा है, तो उनको अब कहा जाता है कि वो सुखी संपन्न है। और निश्चित रूप से आज भी 30 रुपए 40 रुपए से ज्यादा आटा और चावल नहीं है, लेकिन मिलेट्स जितने भी हमारे हैं, मड़ुआ है तो 100 रुपए से किलो कम कभी नहीं होता है ही नहीं। तो अब चीना है तो 100 रुपए से किलो कम बाजार में है, तो उसकी कीमत भी अच्छी है। तो निश्चित रूप से वो कीमत के मामले में भी आगे है, बिल्कुल, और पोषक तत्व के मामले में भी आगे। तो हमारे यहाँ जो कंडीशन है बिहार में, ये 8 जो अनाज है उसमें कौन कौन से बढ़िया फसल किसका हो सकता है? एक चीज़ बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया कि कोई समय था कि जो लोअर सेक्शन के लोग रहते थे, गरीब, वो मिलेट्स खाते थे, और थोड़े जो संपन्न है वो खाना नहीं चाहते हैं, अरे गरीबों का अनाज है, ठीक है। समय इतना बदल गया कि आज लोग खाना चाहते हैं, लोगों को मिल नहीं रहा।
मतलब इतना इसका कल्टीवेशन उत्पादन कम हो रहा है। यही कारण है कि इस परिप्रेक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उपजाने के लिए जागरूक कर रहा है, ताकि हम लोगों को मिलेट्स उपलब्ध हो और एक पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें सब वर्ग के लोगों को मिले। और बिहार के परिवेश में हर एक चीज़, ज्वार, बाजरा, रागी, हमारा माइनर मिलेट्स में आप ले लीजिए कुटकी, सांवा, कोदो, बहुत अच्छे तरीके से इसकी खेती हो रही है। हम लोग पिछले साल से ही कर रहे हैं। अभी खेतों में आप लोग देख सकते हैं चीना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और किसानों से हम लोग फीडबैक भी लेते हैं कि क्या अगर इतने फ़ायदेमंद है, ज़रूरत है, और किसानों के भी जागरूक हो गए हैं कि नहीं, हमें अब पोषक तत्व लेने का ज़रूरत है, और फास्ट फूड जैसी चीज़ों को मतलब थोड़ा बहुत रिप्लेस किया जाए। कोई दवाई क्यों लेगा, अगर इतनी भरपूर चीज़ पोषक तत्व से है तो क्यों ना हम लोग खाएं। और ज़रूरत है हम लोग को अपने खान पीन में के बीच बदलाव लाने की। पोषक तत्व की चर्चा चूँकि नई चीज़ है, मतलब है तो पुरानी चीज़, लेकिन फिर से नई हो गई फिर है, से नहीं होगी, तो इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है और हम करेंगे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल समय और हमें इजाज़त नहीं देता है। तो मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पोषक अनाज यानी कि मोटा अनाज हमारे लिए प्रकृति का वरदान, अनमोल उपहार कैसे है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं रागी की। रागी भी मोटे अनाज की श्रेणी का ही अनाज है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और कई प्रकार के ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि रागी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभप्रद है। तो चलिए ये जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुदेव सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में मौजूद हैं और आज हम आपको एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि मड़ुआ की खेती क्या है, उसकी वैज्ञानिक खेती क्या है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है। आमतौर पर जिसे रागी को मड़ुआ हम लोग बोलते हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विष्णुदेव सिंह, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर, रागी की वैज्ञानिक खेती क्या है? देखिए, रागी की वैज्ञानिक खेती, रागी को हम हिंदी में मरवा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको फिंगर मिलेट कहते हैं। रागी एक मोटे अनाज या पोषक अनाज का एक फसल है जिसकी खेती वर्षों पहले हमारे यहाँ हुआ करती थी, लेकिन आज के परिवेश में ये बिल्कुल गायब हो गया। हालांकि इसकी खेती कई प्रदेशों में, खास करके छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, इन सब राज्यों में देखने को अभी भी मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं मिल रहा है। सर, रागी फसल की जो बुआई के लिए, उसकी खेती के लिए जो ज़रूरी तत्व हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे हमारे किसान भाई लाभान्वित होकर इसकी खेती के लिए प्रेरित हो सकें? देखिए किसान बंधुओं, रागी एक महत्वपूर्ण फसल है और रागी की खेती या मरुआ की खेती हम क्यों करें,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम लोग अभी जो हमारा जलवायु परिवर्तन, बहुत सारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रागी उसके अंतर भी बहुत ही फिट बैठता है। सबसे पहले चूँकि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, उसको ध्यान में रख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज या पोषक अनाज पर काफ़ी प्रोग्राम बनाया है। और उसका जो इस प्रोग्राम पर आधारित हम कृषि विज्ञान केंद्र मोटे अनाज के फसल को बढ़ावा देने के लिए बीज भी दे रहे हैं किसानों को। प्रशिक्षण के अंतर्गत हम बीज भी मुहैया करा रहे हैं, और भी कई प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, कई एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और रागी की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले अन्य फसलों में जो हमारा धान गेहूं है, उसके कंपैरिजन में रागी की अगर हम बात करें तो इसमें शर्करा भी है, वसा भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। सारे चीज़ होने के अलावा भी आज के डेट में जो हम जिंक फोर्टिफाइड या आयरन फोर्टिफाइड की वैरायटी की बात करते हैं, उसमें पहले से ही रागी में हमारा जिंक, मैग्नीशियम, आयरन जो है मौजूद है। और इस फसल का इसके अलावा इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, लिग्नस, ये सारा चीज़ मौजूद होता है। इसलिए इस रागी फसल को पावर हाउस भी कहा जाता है, एनर्जी का पावर हाउस भी कहा जाता है। सर, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि बिहार में आमतौर पर खेती किसानी में हम ये देखते हैं कि धान और गेहूं का प्रचलन ज़्यादा है या जोरों पर है, लेकिन अब इधर कुछ दिनों पहले ये देखने में आ रहा है कि अब मोटे अनाज की भी खेती को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में सर, जो मड़ुआ की खेती हमारे किसान भाई शुरुआती तौर पे कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो जो प्राथमिक जो सावधानियां हैं वो क्या क्या हैं? जी, मड़ुआ की खेती के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा बीज की बात आती है। और बीज 1 हेक्टेयर लगाने के लिए 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत होती है। हम कृषि विज्ञान केंद्र से भी अपने किसानों को बीज मुहैया करा रहे हैं, प्रशिक्षण के अंतर्गत या अन्य कई कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लेकर के जा रहे हैं। तो किसानों को बीज कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके बीज ले सकते हैं। इसके बाद बुआई करने के बाद हमने जैसा पहले आपको बताया, ये बिना पानी का, बिना खाद का, बिना कीटनाशी का। तो आपको इस तरह का जो धान गेहूं में अक्सर हम तैयारी करते हैं कि हम दवा कब देंगे, हम खाद कब देंगे, पानी इतना ज़्यादा लगेगा। तो ये आज के जल में एक बहुत बड़ा जो हमारा जल स्तर जो इतना गिर रहा है, उस दृष्टिकोण से भी ये रागी का फसल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके प्रभेद की बात करें तो VL 109, A 148, काफ़ी कई एक वेराइटीज़ हैं जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान बंधु इन सारे बीजों को, और हमारे माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कई एक प्रभेद है, और इसकी खेती बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नर्सरी गिरा करके फिर हम उसको 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं, और फिर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्की सिंचाई में, अगर मानसून की बारिश हो जाए इस बीच में, तो वो सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छी फसल हम प्राप्त करते हैं। सर, रागी की जो बुआई का जो समय है वो कब है, और बीज बोने के उपरांत क्या बीजोपचार भी करना जरूरी है क्या? देखिए, बुआई का समय अभी जो हमारा मई का लास्ट वीक हम चल रहे हैं, और जून के प्रथम सप्ताह में इसको लगाने का शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसके पहले भी लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारा है लगाने का जून के प्रथम सप्ताह से हम खरीफ सीजन में इसकी खेती करते हैं। बीजोपचार केमिकल से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के डेट में हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम प्राकृतिक खेती के में जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, कई चीज़ों का प्रयोग हम बीज उपचार में करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। या जैविक विधि से हम डिकम्पोजर का प्रयोग करके करें, डिकम्पोजर का यूज करें, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और ना भी करेंगे हमारे किसान बंधु तो इनके उपज पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो रागी की खेती कर रहे हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी की जहाँ तक बात है, हम किसानों को यही कहते हैं, चूँकि ये फसल एक ऐसा फसल है जो
कम पानी और अनउपजाऊ मिट्टी में, यानी जहां उपज की संभावना किसानों को लगता है कि ये खेत मेरे लिए बंजर हो चुका है, यानी हम इस पर कोई खेती बढ़िया नहीं कर सकते, वैसे मिट्टी पर आप रागी को लगाएं और अच्छी फसल आप प्राप्त करेंगे बिना किसी ज़्यादा मेहनत का। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि धान और गेहूं के अलावे आप मोटे अनाज यानी रागी की खेती करके भी मानव स्वास्थ्य और धरती का स्वास्थ्य दोनों की रक्षा कर सकते हैं। और हमारी केंद्र की जो सरकार है वह भी इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है कि मोटे अनाज को प्राथमिकता देकर किसानों के बीच इसे कैसे लोकप्रिय किया जाए, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं इसकी खेती के लिए प्रेरित हो सकें। और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने मोटे अनाज के विशेषता के बारे में जाना, साथ ही साथ जाना कि रागी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे।